नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबको बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यहाँ पे 3 प्रश्न है, चलिए बारी बारी से हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। और वर्तमान में बदलते हुए बीपीएससी के पैटर्न के आधार पर जिस तरीके से बीपीएससी शॉर्ट प्रश्न को पूछ रहा है, 8 नंबर का 3 प्रश्न दे रहा है और 7 नंबर का 2 प्रश्न दे रहा है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर राइटिंग को भी पूरी तरीके से ठीक है लेके चलना होगा। सीमित शब्दों में आप कम से कम माने शब्दों में आप कितने अच्छे वे में यहाँ पे प्रेजेंट कर पाते हैं, तभी जाके आपका संक्षेप आंसर राइटिंग बेहतर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वर्तमान समय में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार का महत्व। अब डायरेक्ट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर के विचार का महत्व, तो यहाँ पे अगर उनके विचारों के महत्व को आज वर्तमान समय में ध्यान कर रख के लिखेंगे तो उतना अट्रैक्टिव आंसर राइटिंग नहीं होगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा दूसरे अप्रोच अपनाने की कोशिश कीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के कौन कौन से विचार थे और फिर उन विचारों का अप्लाई यहाँ पे वर्तमान समय में करेंगे तो फिर उसके कंपेरिजन में ज़्यादा बेहतर आंसर राइटिंग माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे परिचय में आप शुरुआत कर सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो किस प्रकार से एक मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड व्यक्ति थे, हर एक एरिया को दिखा सकते हैं, कब उनको नोबेल प्राइज मिला उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद से प्रमुख जो भी विचार है उनके द्वारा जो दिया गया है उन विचारों को जितना शॉर्ट तरीके से आप लिखने का प्रयास करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद से उसका वर्तमान समय में क्या महत्व है और फाइनली छोटा सा निष्कर्ष के माध्यम से अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगर हम लोग इनका जन्म की बात करें तो 1861 में पश्चिम बंगाल का जो ठाकुरबाड़ी का जो क्षेत्र है, बहुत ही मैंने कह सकते हैं कि एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ था। लेकिन इस संपन्नता का इन्होंने पूरी तरीके से फ़ायदा भी उठाया। वेल एजुकेटेड मैंने हर तरीके से इन्होंने ठीक है अपने आप को निखारा, बाहर भी गए, यूरोप भी ये स्टडी करने के लिए गए। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इनके विचारों में एक ग्लोबलाइजेशन की भी आपको कई बार छवि देखने के लिए मिल जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि यह एक मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड व्यक्ति थे। जैसे कि एक महान कवि के रूप में, कवि के साथ साथ इनको लेखक के साथ विचारक, दार्शनिक, ठीक है दार्शनिक विचारक एक ही है, ठीक है, चित्रकार हो गया, उपन्यासकार हो गया, साहित्यकार हो गया, जैसे साहित्यकार गीतांजलि के लिए ठीक है नोबेल प्राइज भी मिला, नाटककार हो गया या फिर यहाँ पे एक महान इनको राष्ट्रवादी भी बोला जा सकता है, एक सब जो देख रहे हैं ठीक है एक ही व्यक्ति में सारी चीज़ें समाहित है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, इन्होंने पूरी तरीके से प्रयोग किया समाज को जगाने में इन सारे ही चीज़ों का प्रयोग किया। खासकर यहाँ पे ठीक है भारतीय साहित्य हो गया, संगीत हो गया, संस्कृति हो गया, उन सारे चीज़ों में रविंद्रनाथ टैगोर का बहुमूल्य योगदान है। और ये योगदान इतना इम्पोर्टेंट है कि आज वर्तमान में देखा जाए तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे प्रश्नों को जरूर पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग बॉडी पार्ट लिखते हैं प्रमुख विचार। अब जो भी विचार है थोड़ा इसको ठीक है मैंने बताया था आपको कि कंप्रेस करके लिखना है क्योंकि शॉर्ट में लिखना है। तो यहाँ पे 4 टाइप के विचार शामिल है। नंबर 1 है यहाँ पे सार्वभौम मानवतावाद, अर्थात मानवता जो वाद है सभी के लिए यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी संस्कृतियों पे विशेष जोर देने का यहाँ पे प्रयास करना है। उसके मानवतावाद पे बहुत अधिक यहाँ पे जोर देने का यहाँ पे प्रयास करना है। एक दूसरे को सभी लोग जब तक मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उन दोनों के बीच यहाँ पे करुणा की भावना पैदा ही नहीं हो सकती है। इसीलिए करुणा की भावना को पैदा करना ज़्यादा ज़रूरी है और तभी जाके एक सच्ची प्रगति आएगी, सच्ची शांति आएगी, तभी जाके यहाँ पे लोगों का समग्र विकास हो सकता है।
तो इस मामले में सार्वभौम मानवतावाद के आधार पर ठीक है उनका कुछ इस टाइप का विचार था और संकुचित विचार नहीं था। मैंने बताया कि इनके विचारों में आपको हमेशा एक ग्लोबलाइजेशन की छवि देखने के लिए मिलेगी, अर्थात किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करते हैं, प्रांत की बात नहीं करते, राज्य की बात नहीं करते हैं, किसी एक राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, बल्कि बात करते हैं पूरा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा को लेके। देखिए टैगोर का जो विचार था, जो शिक्षा है, शिक्षा मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि एक मतलब व्यवसायिक या फिर एक व्यवहारिक शिक्षा दे दिया जाए हो जाए। उनका मानना था कि शिक्षा का जो यहाँ पे उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए पूरी तरीके से उस व्यक्ति के अंदर यहाँ पे विचार हो गया, विचारों का समग्र कह सकते हैं कि एंट्री कर दे, जिसके वजह से वो व्यक्ति यहाँ पे सामाजिक परिवर्तनों को समझ सके, सामाजिक परिवर्तनों को समझ सके, कुछ सृजनात्मक कार्य कर सके, सृजनात्मक कार्य कर सके, आलोचनात्मक सोच को अपना सके, आलोचनात्मक सोच को अपना सके, इस टाइप का वो बातें करते थे। इसीलिए तो उन्होंने शांति निकेतन को खोला हुआ था कि खुले वातावरण में जो भी स्टूडेंट है सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। बंद कमरों में कोई सीख लेगा। तो शिक्षा को लेके ठीक है पूरा का पूरा ठीक है उनका यही विचार था। उनको मानना था कि देखिए शिक्षा एक मुक्तिदाता के रूप में होना चाहिए, जो व्यक्ति और उनकी पूरी क्षमता के एहसास करने और समाज की बेहतरी में योगदान होने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको ठीक है शामिल जरूर करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अंतर्गत ठीक है शिक्षा का उनके लिए क्या महत्व था, किस प्रकार के वे शिक्षा के पूरी तरीके से फेवर थे। आज देख रहे हैं ना, आज भले ही कौशल युक्त, अगर सोचिए अगर ये कौशल युक्त शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं देखेंगे तो इसमें एक रोबोटिज्म का भी भावना पर ठीक है मतलब आ रही है। एक व्यक्ति ठीक है अगर डाटा एंट्री का काम कर रहा है वो वही कर रहा है, तो उस तरह का शिक्षा नहीं होना चाहिए। सृजनात्मक नई चीज़ ठीक है आना ज़रूर चाहिए। और यकीन मानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी इस चीज़ को और अधिक चैलेंज के रूप में ठीक है मानव को यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद और यहाँ पे साम्राज्यवाद, इनका देखिए ठीक है पूरी तरीके से वे इसके कट्टर आलोचक थे, कट्टर आलोचक। और ये मानते थे कि देखिए ये जो राष्ट्रवाद है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो अगला जो दौर आता है उग्र राष्ट्रवाद, और इसी उग्र राष्ट्रवाद की वजह से यहाँ पे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए जब यही नहीं रहेगा तो फिर बाकी चीज़ों को ठीक है अपने आप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मानना था इनका कि इससे क्या होगा, देखिए उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद से तो जो भी मजबूत जो ताकतें हैं उनके द्वारा कमज़ोर लोगों का यहाँ पे शोषण किया जाता है, कमज़ोर लोगों का बुरी तरीके से यहाँ पे शोषण किया जाता है, असमानता बहुत अधिक फैलने लग जाती है, कई सारी समस्याएं लेके आती है। इसीलिए हर हाल में इसका खात्मा होना ही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य के संबंध में विचार। इनका मानना था कि देखिए राज्य जो है ना अगर नहीं ही हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। जैसे इनका मानना था कि फंडामेंटल राइट है व्यक्ति को राज्य से लेना पड़ता है, जबकि फंडामेंटल राइट जो मानव अधिकार है, जो मानवतावाद है, व्यक्ति को जन्म लेने के साथ ही उसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए टैगोर का मानना था जो राज्य है, राज्य की हर हाल में यहाँ पे जो ज्यादती होती है ये नहीं होना चाहिए। जितना हो सके कम से कम राज्य का इंटरफेयर हो, कम से कम राज्यों का अगर इंटरफेयर हो उतना ही अधिक समाज बेहतर होगा। अर्थात हर हाल में ये विकेंद्रीकरण को, डिसेंट्रलाइजेशन के पक्षधर थे, डिसेंट्रलाइजेशन के पूरी तरीके से ये पक्षधर थे। इस प्रकार इनको एक महान देशभक्त के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरीके से आधार बनाया और नैतिक मूल्यों को सामाजिक मूल्यों पर यहाँ पे आधार बनाया।
तो इन सारी बातों को लिखिए। अब पूरा विचार आपने एग्जामिनर को बता दिया। अब इसके बाद से इसका अप्लाई करना है। वर्तमान समय में इसका महत्व क्या है? देखिए, वर्तमान समय में दुनिया जिस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए हर चीज़ को यहाँ पे क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे एक दूसरे को मारना हो, एक दूसरे के संसाधनों को छीनना हो, हर हाल में देखा जाए तो वर्तमान में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को समाहित करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे बताने की आपको ज़रूरत है कि अभी जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवतावाद का हनन हो रहा है, मानवतावाद का हनन हो रहा है, इसके वजह से आज और अधिक इनके विचार प्रासंगिक हो गए हैं। इसीलिए ठीक है, इनके विचारों को अपना के करुणा की भावना को जगाना होगा, इंसानियत की भावना को जगाना होगा। चाहे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले, देखिए अभी रूस और यूक्रेन युद्ध की बात कर ले, यहाँ पे कितने अधिक सोचिए, यहाँ पे मात्रा में पूरी तरीके से लोगों का विकास रुक गया। कितने बड़ी मात्रा में जो सार्वभौम, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, मानवतावाद का यहाँ पे हनन किया गया, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डैमेज कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर उनके विचारों को लाया जाता तो इसको यहाँ पे बहुत हद रोका जा सकता था। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो वर्तमान समय में बी केंद्रीकरण की नीति को काफ़ी महत्व मिला है। बी केंद्रीकरण की नीति को काफ़ी महत्व मिला है और यह भारत के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज भी देखिए पंचायती संस्था को ये कहीं न कहीं मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर बताना है आपको डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर देश को अपनाए, ठीक है, हर देश अपनाए, भारत भर की क्यों अपनाए। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा साम्राज्यवाद का विरोध। अब आप अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या ये साम्राज्यवाद रियल में क्या ख़त्म हो गया है? ये कहीं से भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं या फिर जो अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पे देखेंगे तो बड़े मात्रा में पश्चिमी और यूरोपीय जैसे देशों का वहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। चाहे उनके रिसोर्स को लेके बड़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ख़त्म नहीं हुआ है, इसका रूप परिवर्तित हो गया है। आज हार्ड पॉलिसी नहीं बल्कि सॉफ्ट पॉलिसी को यहाँ पे लाया गया है। तो इसीलिए आज वैश्वीकरण की दुनिया में जो नौ उपनिवेशवाद की अवधारणा जो विकसित हो रही है, उसको यहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत है और यहाँ पे टैगोर के विचारों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। फाइनली यहाँ पे आपको एक छोटा सा निष्कर्ष के रूप में बताने की कोशिश करना है कि आज भी देखिए जो उनके विचार की जो प्रासंगिकता है बहुत अधिक मजबूत है। उनका दर्शन पूरी तरीके से सामंजस्य पूर्ण है, समावेशी है, टिकाऊ दुनिया का पूरी तरीके से आधार रचता है। तो पूरा ये सब आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक बिहार के निर्माण में विभिन्न महापुरुषों के योगदानों को बताना है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर इसका करना है और यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं एंशिएंट एरा से कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत तौर पे आप जो भी एंशिएंट एरा में इम्पोर्टेंट नाम है उसको बताते हुए आपको मॉडर्न एरा तक आना है और इस मॉडर्न एरा में जो भी इम्पोर्टेंट नाम है उसको भी बताना है। अब जो भी इम्पोर्टेंट नाम है, उनके जो भी योगदान रहा है आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में, आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसका डायमेंशन बड़ा ज़रूर कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक यहाँ पे नाम हो सबको शामिल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सब में ठीक है, थोड़े थोड़े जो संक्षेप में उनके जो भी योगदान रहा है बिहार के आधुनिक निर्माण में उसको बताते हुए लिखना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में आपको बताने की ज़रूर कोशिश करना है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों का योगदान नहीं था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के सभी लोगों ने, सभी धर्म, जाति, महिला, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको परिचय के रूप में यहाँ पे शुरुआत करना है यहाँ पे कि देखिए बिहार का जो इतिहास है बहुत समृद्ध रहा है। बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। चाहे हम लोग यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लें, यहाँ पे अब वही सारी बातें बुद्ध, जैन,
मौर्य साम्राज्य की, अशोक की बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ले, तो यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे ठीक है इनका भी बहुत सारा योगदान रहा ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न एरा की, मॉडर्न बिहार की बात करते हैं, तो इसके भी विकास में, इसके भी डेवलपमेंट में बहुत सारे यहाँ पे महापुरुषों का योगदान रहा ही रहा है। अब जो भी बहुत सारे महापुरुष हैं यहाँ पे नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इस नाम को आप नेक्स्ट स्लाइड में भी आप बता सकते हैं। जैसे कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में बहुत सारे नाम हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, इसके अलावा ठीक है रामधारी सिंह, अन्य ठीक है, सब यहाँ पे बताने का आपको मौका ठीक है रहना चाहिए, मिलना चाहिए। इसमें आप कुंवर सिंह की भी चर्चा कर सकते हैं। अब इन्हीं सारे नामों को ठीक है कम से कम शब्दों में हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि नंबर 1 बात की जा रही है सच्चिदानंद सिन्हा की, सच्चिदानंद सिन्हा की ठीक है। तो देखा जाए तो देखिए उस समय जो बिहार था पूरी तरीके से बंगाल में शामिल था। आपको जैसे पता है 1912 के पहले बिहार बंगाल में शामिल था। अब जब बंगाल में शामिल था तो जो कलकत्ता था पूरी तरीके से कह सकते हैं एक राजनीतिक केंद्र बना हुआ था, अंग्रेज़ों का प्रशासनिक केंद्र के रूप में यहाँ पे मौजूद था। तो जो भी डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे होता था बंगाल में, कलकत्ता में, तो फिर एक सीमित एरिया तक, खासकर कलकत्ता के आसपास के एरिया तक यहाँ पे विकास होता था, सीमित एरिया तक ठीक है। लेकिन बंगाल में कौन था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, इन सारे क्षेत्रों में विकास का कार्य नहीं हो पाता था। चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर के हम लोग ले ले, हर एक एरिया में देखेंगे तो ये लोग पूरी तरीके से छट जाते थे। इसके वजह से यहाँ पे देखेंगे तो बिहार में व्याप्त गरीबी के साथ साथ भूखमरी या फिर यहाँ पे शोषण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लंबे समय तक जारी रहा। अब इन्हीं सारी चीज़ों को सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यहाँ पे देखा गया और उन्होंने बिहार को सेपरेट होने की मांग उठा दी 1908 में मांग उठा दी। और 1912 में जैसे आपको पता है कि बिहार अलग सेपरेट यहाँ पे राज्य भी बन गया। और यही 1912 में जब सेपरेट राज्य बना तो इसी को बोला जाता है आधुनिक बिहार। तो आधुनिक बिहार में देखिए सच्चिदानंद सिन्हा का कितना बड़ा रोल रहा ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कि ये देश के क्या है पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंस के पहले इतना आसानी से उनको प्रेसिडेंसी नहीं मिल गई। उन्होंने भी बहुत ठीक है भारत की आज़ादी के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए यहाँ पे ठीक है काफ़ी हद तक उन्होंने भी यहाँ पे फाइट किया। स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही ये लोग, बड़ी मात्रा में ठीक है वकील भी थे, बड़ी मात्रा में इन द सेंस कि इनके समय के ठीक है मजहरूल हक की बात कर लें, ब्रजकिशोर प्रसाद की बात कर लें, ये बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पे ठीक है आपको अमूमन देखने के लिए मिलेगा कि बड़े मात्रा में इसमें वकील ही इसमें शामिल थे। उन्होंने बिहार के कई स्थानों से राष्ट्रीय आंदोलन का पूरी तरीके से नेतृत्व किया। चाहे हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात कर लें, पटना से ये साथ में हो लिए, चंपारण सत्याग्रह से देखेंगे हम लोग ठीक है। तो इधर जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ, तो उसमें भी इन लोगों ने ठीक है बिहार का जो कह सकते हैं कि प्रदेश जो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मौजूद थे, वहाँ से भी इन लोगों ने असहयोग प्रस्ताव पारित किया। आगे चल के फिर ठीक है दौर आएगा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो कई सारे जगहों पे कई सारे बिहार के लोगों ने ठीक है सत्याग्रही के रूप में भी उन लोगों को यहाँ पे चुना गया। उसमें राजेंद्र प्रसाद का भी बड़ा रोल है यहाँ पे। आगे चल के फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा, तो हर जगह आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बिल्कुल ही गांधी के साथ नेहरू के बगल में एकदम एक खड़े थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट नाम है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। इनका नाम देखिए कैसे आप भूल सकते हैं, याद करिए उस भारत छोड़ो आंदोलन का दौर कि जब ये हजारीबाग के जेल से किस प्रकार से ठीक है, लगभग दिवाली का शायद दिन था उस दिन, हजारीबाग जेल को फांदने के लिए कई सारे धोतियों का पूरा होता है ना, मतलब रस्सी बना लेना, फिर उस धोतियों के माध्यम से हजारीबाग जेल को फांद जाना और फिर नेपाल के तराई क्षेत्रों में जाके आज़ाद दस्ता का निर्माण करना, अंग्रेज़ों के नाक में दम कर देना। सोच पा रहे हैं यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का, तो बहुत बड़ा इनका भी यहाँ पे पूरी तरीके से रोल माना ही जाएगा भारत के आंदोलन में और फिर बिहार के आंदोलन में, फिर बिहार के क्षेत्रों से। इसके बाद से देखा जाए जब ठीक है
कह सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ तो जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, इसका ठीक है जयप्रकाश नारायण के द्वारा यहाँ पे विरोध भी किया गया, समाप्त करने का भी प्रयास किया गया और साथ ही बिहार के विकास में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह का। श्री कृष्ण सिंह का इन्होंने भी देखा जाए ठीक है तो एक बड़े रूप में आप कह सकते हैं कि ठीक है कहीं न कहीं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का इनके द्वारा भी यहाँ पे नेतृत्व किया ही गया और यही कारण है कि ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनाए गए। देख रहे हैं ना, जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट जिनको भी मिला हुआ है इनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान है। तो बिहार के जब ये मुख्यमंत्री बने तो क्या था उस समय, खुद सोच के देखिए। बिहार में पूरे का पूरे जो बुनियादी जो संरचना था, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, उस समय अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है या फिर भारत का कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी चैलेंज थी यहाँ पे। पूरी तरीके से उसको खड़ा करना, हर एरिया में यहाँ पे काम करना और इसीलिए सब पे ठीक है श्री कृष्ण सिंह को माना भी जाता है कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में पॉलिटिकल से लेके ठीक है कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हो गया या फिर सोशल हो गया, लगभग बहुत सारे एरिया में इनके द्वारा कार्य करने का प्रयास किया गया जो कहीं न कहीं आधुनिक बिहार को एक मजबूती देने का कार्य किया। उसके बाद नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इनको कौन नहीं जानता है। देखिए हिंदी के प्रसिद्ध कवि, एक निबंधकार, स्वतंत्र सेनानी भी थे। इन्होंने अपनी कलम से जो भी व्याप्त गरीबी थी, के साथ साथ बेरोजगारी थी, इन सारे ही मुद्दों पे अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अपनी कलम के माध्यम से, लेखन शैली के माध्यम से, साहित्यिक के माध्यम से लोगों तक पहुंचने में पूरी तरीके से ठीक है सफल रहे। और फिर एक होता है ना बहुत बड़ा प्रभाव, मैंने पढ़ाया भी था, कला साहित्य वास्तुकला का कितना बड़ा प्रभाव होता है। ये सब चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है और अपनी प्रतिभा से बिहार को इनके द्वारा भी नया आयाम दिया गया। इसके बाद यहाँ पे अन्य नाम है। अन्य नाम में अब कई सारा नाम है जैसे कि अनुग्रह नारायण सिंह, इसके अलावा मजहरुल हक, वीर कुंवर सिंह। इसमें ठीक है थोड़ा थोड़ा दो पॉइंट आप ऐड कर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और फाइनली आपको मैंने बताया था कि निष्कर्ष के रूप में आपको कोशिश करना है कि आपको ज़रूर यह बताना है कि बिहार के निर्माण में, आधुनिक बिहार के निर्माण की भूमिका में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, बल्कि यह संयुक्त प्रयास से बिहार का हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक मजदूर ने मिलकर आधुनिक बिहार की नींव रखी। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप योगदान दे सकते हैं कि इन महापुरुषों ने भीड़ को नेतृत्व प्रदान किया और जिसके कारण आधुनिक बिहार की अवधारणा और बड़ी तेजी से मजबूत हुई। नेक्स्ट प्रश्न है भारत नौजवान सभा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, खासकर संक्षेप में लिखने के लिए तो ऐसे प्रश्नों को बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पे आपको शुरुआत करना है बिल्कुल परिचय से कि किस प्रकार से भारतीय नौजवान सभा का यहाँ पे गठन हुआ, खासकर असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद से कैसे बहुत सारे युवा जो लोग हैं क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ यहाँ पे रुख करने लगे। भगत सिंह वगैरह का नाम है सब बताते हुए चलना है। उसके बाद से ये जो नौजवान जो सभा था क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, इनकी गतिविधियाँ क्या थी, सबको बताना है। आज अगर वर्तमान तक अगर इसको लिंक करने का प्रयास करें अखिल भारतीय युवा लीग में किस तरीके से इसका मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया, तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद से टिप्पणी कर सकते हैं निष्कर्ष के रूप में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे भारत नौजवान सभा। इसका माना जाता है कि सबसे बड़ा इसका उदय होने का जो कारण था असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन की समाप्ति, ठीक है। और तब जाके यहाँ पे आगे चल के भगत सिंह के द्वारा 1926 में इसकी स्थापना की गई, नौजवान सभा की स्थापना की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए नाम ही यहाँ पे नौजवान सभा, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी
युवा वर्ग है, युवाओं को सशक्त बनाना है और सशक्त बनाने के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ाना है। तो उद्देश्य था जो भी यहाँ पे युवा है, युवाओं के आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया या फिर यहाँ पे पॉलिटिकल हो गया, हर तरीके से इनकी भागीदारी को यहाँ पे सुनिश्चित करना ही करना है। इसी दरम्यान देखेंगे तो आगे चल के ठीक है धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए। भगत सिंह हो गया या फिर अशफाक उल्ला खां हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, सब कहीं न कहीं यहाँ पे ठीक है देखेंगे तो एक ही विचारधारा से लोग पूरी तरीके से संचालित हो रहे थे। तो इसके माध्यम से आप परिचय के रूप में बता सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नौजवान सभा, भारतीय नौजवान सभा। जैसे मैंने बताया इसकी जो स्थापना जो की गई थी, स्थापना 1926 में की गई थी भगत सिंह के द्वारा। देखा जाए तो यह एक वामपंथी संगठन के रूप में इसको आप समझ सकते हैं, जिसमें हिंसा तो था ही यहाँ पे, ठीक है। हिंसा के माध्यम से जो भी उद्देश्य है, ठीक है, उसकी यहाँ पे पूर्ति करना। इसमें शुरुआती तौर पे देखा जाए तो बड़े मात्रा में किसान हो गया, जो भी किसान या फिर जो नौजवान थे, मजदूर थे, इनको बड़ी मात्रा में यहाँ पे शामिल किया गया था, बड़ी मात्रा में शामिल किया गया था और इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके आज़ादी को मांग को यहाँ पे तेज करने का भी प्रयास किया गया। आगे चल के देखेंगे तो यही पूरी तरीके से ठीक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहीं दिल्ली में आके ठीक है उसका विलय हो गया। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि आगे चल के यही क्या बन गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इधर बहुत फेमस लोग थे जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, अशफाक उल्ला खां हो गया। तो यहाँ पे ठीक एक गुप्त संगठन के रूप में लोग कार्य कर रहे थे और यहीं पे आके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। हालांकि 1929 में माना जाता है कि इसकी ठीक है संगठन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि जो सैंडर्स की जो हत्या की गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया, उसके वजह से सब यहाँ पे एक्शन लिया गया, ठीक है। तो जो भी ये संगठन के लोग थे, ये पूरी तरीके से रेल कर्मियों के बीच हड़ताल करने का इन लोगों ने प्रयास भी किया हुआ था। तो ये सारी बातें नौजवान सभा के बारे में। इसके बाद देखेंगे बाद में इस समूह का बाद में यहाँ पे भारतीय युवा लीग के साथ इसका यहाँ पे विलय कर दिया। जो भी बड़े बड़े ठीक है जो भी युवा क्रांतिकारी थे, ठीक है, या तो उनको पकड़ लिया गया, मार दिया गया, तो बाद में भारतीय युवा लीग के साथ इसका यहाँ पे विलय कर दिया गया। और लेकिन इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य अभी तक ये टूटा नहीं था। ये उद्देश्य वही था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी युवा हैं उनको शामिल करना, उनको सशक्त करना। तो युवाओं को यहाँ पे शामिल करना, स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से उनको क्या करना है, सशक्त बनाना है, देशभक्ति की भावना को उनके अंतर्गत डालना है। अब जो भी एग्जाम्पल है ना, चंद्रशेखर आज़ाद है या फिर हम लोग बात कर लेते भगत सिंह की, अशफाक उल्ला खां की, एक से एक यहाँ पे नाम है, सुखदेव, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम ही काफ़ी है इन युवाओं में जोश भरने के लिए, वो हमें आज भी दिखाई देता है। हालांकि देखा जाए वर्तमान समय में, तो पिछले कुछ सालों में यह बदलते समय के अनुसार विकसित और पूरी तरीके से अनुकूलित हुआ है। और वर्तमान समय में आपको बताने की कोशिश करना है कि वर्तमान समय में जो भी यहाँ पे सामाजिक मूल्य है यहाँ पे, उसको बढ़ाने की एक कोशिश कर रहा है। जैसे कि वर्तमान समय की जो भी समस्याएं हैं, पहले तो अंग्रेज़ों से लड़ा इन लोगों ने, लेकिन वर्तमान समय में मौजूद अभी जो भी समाज में मौजूद समस्याएं हैं, उसके खिलाफ भी इन लोगों के द्वारा समय समय पर आवाज़ उठाने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सोशल जस्टिस की बात कर ले, सामाजिक न्याय की बात कर ले, समानता की बात कर ले, लोकतंत्र की मजबूती की बात कर ले, ये सारे जो विचार है देखिए आपको मेल नहीं खाता है।
ये सारे विचार तो यहाँ लग रहा है कि पहले वाले ही यहाँ पे मौजूद ही हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन इन्होंने आज अपना जो तरीका है, ठीक है, बहुत हद तक बदल दिया है। हिंसक गतिविधियों के माध्यम से होते हुए, ठीक है, संवैधानिक जो गतिविधियों का जो मार्ग इन लोगों ने अपनाने का प्रयास किया ही किया है। आज भी, ठीक है, देखा जाए तो यह जो संगठन है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में युवाओं को जोड़कर एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाने की एक कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो देखा जाए सबसे जो प्रमुख जो ताकत है, इसका ताकत है, पहले भी युवा शक्ति था और आज भी यही है, युवा शक्ति। युवा शक्ति को पूरी तरीके से सशक्तिकरण करना, उनको हर दृष्टिकोण से यहाँ पे मजबूत करना, समाज में मौजूद जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत कराना, और उसका सिर्फ अवगत कराना नहीं बल्कि उसका समाधान भी ढूंढना। तो ये सारी बातें आज आपको भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इस संगठन का कुछ और भी काम है, जैसे कि जो संगठन है वर्तमान में युवाओं को, ध्यान रखिएगा, युवाओं को शिक्षित करने के साथ कौशल प्रशिक्षण पे भी बहुत बड़ी मात्रा में बल दिया जा रहा है। अब कौशल प्रशिक्षण पे यहाँ पे बल दिया जाएगा तभी तो जाके एक कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे समाज का पूरी तरीके से यहाँ पे निर्माण हो पाएगा। तो सारे एक्टिविटी आज भी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यह शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने पे भी बल देता है, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर देता है, और संगठन समझता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है, और इसने युवाओं में शिक्षा और साक्षरता को बढ़ाने का कई सारा यहाँ पे पहल भी किया है। इसमें देखिए शामिल होने के लिए पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। यह संगठन सभी युवाओं के लिए यहाँ पे खुला है, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो या फिर कोई भी अन्य कारक है, किसी भी कारक पे यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। इन कारकों के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए ये जो भी सारी चीज़ें हैं एक समावेशी विकास की तरफ इंडिकेट करता है, अर्थात समावेशी विकास के लिए इस प्रतिबद्धता ने इन युवाओं की जो विचारधारा को और यहाँ पे मजबूत किया है। या फिर कह सकते हैं कि जो भारत एक डाइवर्सिटी मूलक जो देश है, यहाँ पे उस डाइवर्सिटी मूलक को मेंटेन करने में ये लोग भी कहीं न कहीं देखेंगे तो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सभी लोगों की देख पा रहे हैं, यहाँ पे भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने काम के अलावा सभी युवाओं को कई तरह के लोग क्या कर रहे हैं, सेवाएँ भी प्रदान कर रहे हैं। कई प्रकार की सेवाएँ भी ये लोग पूरी तरीके से प्रदान कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों के माध्यम से, ठीक है, आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखने की यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सावधानी बरत रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपके कान तक मेरी आवाज़ जाए और थोड़ा उसमें भी आपका एक इनोवेटिव, ठीक है, आइडियाज़ के माध्यम से या फिर रटने की प्रक्रिया से बाहर निकलने के माध्यम से आप उसको, ठीक है, समझ के अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास ज़रूर करें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करना है कि देखिए जो भारतीय जो नौजवान सभा एक महत्वपूर्ण और एक पूरी तरीके से गतिशील संगठन है। सोचिए 1926 में ही जो नींव रखी गई थी, जो विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं बदली नहीं है, किसी न किसी रूप में आज भी, ठीक है, वो विचारधाराएं उस सभा के अंदर, उस संगठन के अंतर्गत मौजूद है। तो यहाँ पे गतिशील अवधारणा है जिसने भारत के सामाजिक हो गया या फिर राजनीतिक हो गया, सोशल पॉलिटिकल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और तो और ये जो संगठन है युवा सशक्तिकरण पर बड़ी मात्रा में यहाँ पे बल दे रहा है। देख पा रहे हैं आज भारत जो है यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, लेकिन इस युवा के बीच जो एक स्किल्ड युवा होना चाहिए, एक वेल एजुकेटेड युवा होना चाहिए, वो चीज़ की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। चाइना जैसे देश भी तंज कस रहा है कि नंबर 1 जनसंख्या होने से थोड़े हो जाएगा, स्किल्ड यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। वो स्किल्ड चाइना में हमारे पास है, तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि ये जो संगठन है युवा को सशक्त करे, जो कि भली भांति ये करने का प्रयास कर रहा है।
सशक्त करे, शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जागरूकता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, कौशल प्रशिक्षण पे विशेष यहाँ पे बल दिया जा रहा है। तो इन सारे ही माध्यम से देखा जाए तो एक सकारात्मक जो बदलाव लाने का जरूरी प्रयास कर रहा है, और इसी से जो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, देश का यहाँ पे विकास होगा, एक अस्थाई जो समुदाय है या फिर जो भी अलग अलग समुदाय है उसको भी यहाँ पे मजबूत करने में मदद करेगा ही करेगा। ये सारी बातें हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।